हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक 1.2 का नेक्स्ट पार्ट है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने रिलेशनशिप देखा है एंथ्रोपोलॉजी का सोशियोलॉजी के साथ और मेडिकल साइंस के साथ। आज हम बचे हुए तीन फील्ड्स की को कंपेयर करके आज पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी का पूरा सिलेबस जो है वो नोट्स के थ्रू पूरा करा दूंगी, जिससे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक लेक्चर के फॉर्म में समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है अर्थ साइंसेस के साथ। अर्थ साइंसेस में हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं, ज्योग्राफी और जियोलॉजी। इन दोनों तरीक़ों से ही हम अर्थ की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी को लेकर देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है इसका। ज्योग्राफी हमारी सोशो कल्चरल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी, सोशो कल्चरल फिजिकल और आर्कियोलॉजिकल। इसका मीनिंग क्या होता है? ज्योग्राफी का स्टडी ऑफ अर्थ, हम अर्थ की स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो ह्यूमन बीइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट अर्थ, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ मैन या फिर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की हम स्टडी करते हैं और ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस करने वाला एक फैक्टर हमारा प्लैनेट अर्थ भी है, क्योंकि ये हमारा मेन हैबिटेट है, हम यहाँ रह रहे हैं। तो प्लैनेट अर्थ की हमारे ऊपर भी कई इन्फ्लुएंसेस होते हैं। तो अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें अगर हम ज्योग्राफी की स्टडी भी हमें पता होगी तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा मैन की स्टडी करना। रिलेशनशिप देखते हैं सबसे पहले, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जूलियन स्टीवर्ट, रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल इकोलॉजी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब स्कूल्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो जूलियन स्टीवर्ट ने कल्चरल इकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कल्चर और इन्वायरमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे एक कल्चर के साथ इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं या इन्वायरमेंट के साथ कल्चर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल कोर, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे कल्चरल कोर का भी हमें जो कॉन्सेप्ट मिला है वो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से मिला है, जिसमें बताया गया है कि मैन और उसके इन्वायरमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो बोथ सीक टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन मैन। बोथ का मतलब ज्योग्राफी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही क्या देखते हैं कि मैन के ऊपर किसी जगह की क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। बोथ स्टडी रेस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ज्योग्राफी हो चाहे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो, दोनों ही में हम रेस की स्टडी को करते हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ट्राई टू एक्सप्लेन क्लाइमेटिक regime of prehistoric time on the basis of tools and artifacts left over by the man। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या टूल्स और आर्टिफैक्ट्स हमारे मैन ने यूज़ किए थे, और उसकी स्टडी करने के लिए हम उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, उस जगह के क्लाइमेट को, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, जो कि हमारी ज्योग्राफी का पार्ट है। जियोलॉजी की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये इन दोनों के साथ रिलेटेड है। मीनिंग क्या होता है इसका? स्टडी ऑफ रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट। हम इस जियोलॉजी में मेनली अर्थ क्रस्ट और उसके नीचे की जो पोर्शन है वहाँ पे रॉक्स और क्या मिनरल्स हैं, इन सब की स्टडी हम जियोलॉजी में करते हैं। मेथोडोलॉजी क्या यूज़ होती है इसमें? डिगिंग, डेटिंग एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। रिलेशनशिप अगर हम देखें सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ, absence of written records, so rely on special methods of geology to carry out the study। अब अगर हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करते हैं तो उस समय के हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, तो उसकी स्टडी के लिए हमारी जियोलॉजी जो है वो बहुत हेल्पफुल साबित होती है। मेथोडोलॉजिकल सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ एक्सकेवेशन एंड फाइंडिंग एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स। अब इन दोनों के ही स्टडी के मेथड्स में बहुत सिमिलैरिटी है, क्योंकि जब हम एक्सकेवेशन करते हैं या एज निकालते हैं किसी भी चीज़ की जो पुरानी चीज़ हमें मिली है, तो उन दोनों का प्रोसीजर जो है दोनों में सेम होता है। फॉसिल्स ऑफ मैन अवेलेबल ओनली इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सो नॉलेज ऑफ रॉक्स इंपॉर्टेंट। अब जो मैन की फॉसिल्स हैं वो मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स में ही डिपॉजिट होते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स की स्टडी करने के लिए हमें जियोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, रॉक्स की नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रैटिग्राफी इन रिलेटिव डेटिंग। हम जब रिलेटिव डेटिंग करते हैं किसी भी एरिया के, हम
आर्टिफैक्ट्स कई लेयर में मिलते हैं ना, इस तरीके से इस लेयर में कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, इस लेयर में कुछ, इस लेयर में कुछ, तो इस तरीके की स्टडी को हम स्ट्रैटिग्राफी करते हैं। एक स्ट्रैटा के थ्रू स्टडी करते हैं और उसको हम टाइम पीरियड दे देते हैं और कंपैरिजन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटिग्राफी की टेक्निक है ये भी हमारे जियोलॉजी का एक पार्ट है जो कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी यूज़ होती है। नॉलेज ऑफ प्लेस्टोसीन जियोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन हैबिटेशन एट दैट टाइम। ठीक है, प्लेस्टोसीन जियोलॉजी उस समय की क्या जियोलॉजी थी, कैसा सब कुछ था, ये हमें अंडरस्टैंड करता है कि उस समय की ह्यूमन हैबिटेशन कैसी रही होगी। बात करें हम इसके कंपैरिजन की सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोरोड फ्रॉम स्ट्रैटिफिकेशन कॉन्सेप्ट इन जियोलॉजी यूज टू स्टडी डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स। अब ये जो अगर हम बात करें, जो भी हमने देखा स्ट्रैटिग्राफी टेक्निक यूज़ हो रही थी जियोलॉजी में, इसको हम सोसाइटी की स्टडी के लिए भी यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। हम देखते हैं कि सोसाइटी में हमारा क्या स्ट्रैटिफिकेशन है, क्या रैंक के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ठीक है, ये सब की स्टडी हम करते हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट हम एंथ्रोपोलॉजी को कंपेयर करेंगे हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री हमारी ह्यूमैनिटीज़ का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, मीनिंग क्या होता है हिस्ट्री का? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट ऑफ विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल एंड द लॉन्ग लैंग्वेज हैज़ बीन डेसिफर्ड। ठीक है, हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, उस समय का हम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड निकालते हैं पास्ट का, जहाँ से हमें रिटन रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल होते हैं और लैंग्वेज उसकी हमें पता होती है। ठीक है, हम बता सकते हैं कि क्या लिखा गया है उस स्क्रिप्ट में या जो रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं। तो इस ऐसी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की स्टडी को ही हम हिस्ट्री कहते हैं। रिलेशनशिप इसका ऑल ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के साथ है। देखते हैं कैसे, सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। सिमिलैरिटीज सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ चेंज इन दी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, किसी सोसाइटी या कल्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये दोनों ही स्टडी, ये स्टडी हम दोनों में ही करते हैं, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में भी और हिस्ट्री में भी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस टू स्टडी इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड के इवोल्यूशन के लिए भी हम एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और वही चीज़ हम हिस्ट्री में भी करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज विच लैक्ड स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट लेफ्ट। ठीक है, वही बात है कि प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ की हम स्टडी करते हैं जिनके पास स्क्रिप्ट नहीं है, और उनकी स्टडी हम कैसे करते हैं, जो टूल्स और इक्विपमेंट वो वहाँ छोड़ के गए। बोथ स्टडी एंड डिस्क्राइब ह्यूमन पास्ट को दोनों ही स्टडी करते हैं, दोनों ही डिस्क्राइब करते हैं। हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फैक्ट्स आर कलेक्टेड इन एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क में हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और हिस्ट्री इन्हीं फैक्ट्स की स्टडी होती है, उस पर ही बेस्ड होती है। डिफरेंसेस की बात करें हम, तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन अलॉन्ग विद सोशल एस्पेक्ट, बट हिस्ट्री हैज़ नो इंटरेस्ट इन फिजिकल एस्पेक्ट्स। हिस्ट्री क्या करता है, सिर्फ सोशल एस्पेक्ट की स्टडी करता है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, कैसा उसका ऑर्गेनाइजेशन था, वगैरह वगैरह। जबकि एंथ्रोपोलॉजी में इन सब के अलावा फिजिकल एस्पेक्ट की भी स्टडी होती है और आपस में सबको जोड़कर देखा जाता है। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच जो होती है होलिस्टिक होती है, जबकि हिस्ट्री प्योरली क्रोनोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट्स। सिंपल सी बात है, एंथ्रोपोलॉजी जो होती है होलिस्टिक होती है, सारी फील्ड्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके देखती है, जबकि हिस्ट्री सिर्फ क्रोनोलॉजिकल और हिस्टोरिकल स्टडी है। टिल रिसेंटली हिस्ट्री रिलाइड ऑन सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ फील्ड वर्क while एंथ्रोपोलॉजी रिलाइड ऑन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अभी हाल फिलहाल तक ही हिस्ट्री जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज पे निर्भर थी, फील्ड वर्क कोई और करके गया उसके स्टडी को लेकर, स्टडी पे बेस स्टडी करना। ठीक है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का समय के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल अप्रोच इज़ द बैकबोन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़, बट एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच इज़ होलिस्टिक विच हिस्टोरिकल अप्रोचेज, सॉरी यहाँ वाइल होगा, वाइल एंथ्रो हिस्टोरिकल अप्रोच इज एटोमिस्टिक। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, होलिस्टिक होता है, जबकि हिस्टोरिकल अप्रोच एटोमिस्टिक होता है। नेक्स्ट हम बिहेवियरल साइंस जिसमें कि साइकोलॉजी होता है उसको कंपैरिजन करेंगे एंथ्रो के साथ। साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, किसी इंडिविजुअल की
बिहेवियर को स्टडी करना, ठीक है, कैसे किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारे फैक्टर्स हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो साइकोलॉजी जो है वो हमारी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेशन है उसका। दोनों ही ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल बिहेवियर। दोनों कैसे मैन को स्टडी करती हैं इन दी कंटेक्स्ट ऑफ सोशल बिहेवियर, किस तरीके की सोसाइटी में वो मैन है, उस सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, क्या रूल्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से उस मैन में ये बिहेवियर आया। दोनों ही इस चीज़ की स्टडी करती हैं। साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रूट कॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एंथ्रोपोलॉजी कैलकुलेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब साइकोलॉजी जो है ह्यूमन बिहेवियर का रूट कॉज क्या है, क्या कारण है मेन, वो स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या स्टडी करता है कि कल्चर इन्वायरमेंट का ह्यूमन बिहेवियर पे क्या वो इफेक्ट पड़ा। और दोनों ही आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक एक की स्टडी दूसरे की स्टडी को हेल्प करता है। एंथ्रोपोलॉजी यूज बिहेवियरल टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी इन देयर फील्ड वर्क। फील्ड वर्क करने के लिए साइकोलॉजी के जो वेरियस मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसको एंथ्रोपोलॉजी भी यूज़ करता है। इवोल्यूशनिस्ट एंड कल्चर पर्सनालिटी स्कूल, ठीक है, इवोल्यूशनिस्ट और कल्चर पर्सनालिटी स्कूल है, ये हमारे साइकोलॉजी से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। देखते हैं कैसे। इवोल्यूशनिस्ट की बात करें जैसे ई.बी. टाइलर हो गए, मॉर्गन हो गए, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था साइकिक यूनिटी का। इन्होंने कहा था कि हर जगह पर, चाहे कोई भी रीजन हो, एक ये रीजन है मान लिया, एशिया में कोई रीजन है, अफ्रीका में रीजन है, इसमें इवोल्यूशन सेम कल्चरल स्टेजेस से होकर गुजरा है। ठीक है, पहले अगर स्टोन एज था, उसके बाद हमारा ब्रॉन्ज एज आया, फिर मेटल आयरन एज आया, तो हर जगह पे जो है स्टेजेस सेम रही। क्यों सेम रही? क्योंकि वहाँ पे साइकिक यूनिटी थी। मैन चाहे कहीं यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, उसकी जो सोचने का तरीका था, इवॉल्व होने का तरीका था, दिमाग की डेवलपमेंट का तरीका था, वो सेम था। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया साइकिक यूनिटी का, और इस कॉन्सेप्ट को हम साइकोलॉजी से जोड़कर देख सकते हैं। फ्रांस बोल्स ने क्या कहा था? सोशियो कल्चरल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ मैन इन सोसाइटी। इन्होंने भी सोशल कल्चरल फैक्टर्स को बताया था कि कैसे ये बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं मैन की एक सोसाइटी में। तो ये तीनों हमारे जो साइंटिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये इवोल्यूशनिस्ट कैटेगरी में आते हैं, जो कि इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं मैन की। कल्चर पर्सनालिटी स्कूल की बात करें तो ये इसका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है हमारे साइकोलॉजी के साथ। ये सारे हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे रखे हैं जो कल्चर पर्सनालिटी स्कूल से रिलेटेड हैं। जैसे मार्गरेट मीड की बात करें तो उन्होंने बात की थी कैसे इम्पैक्ट कर पड़ता है कल्चर का पर्सनालिटी के ऊपर। रूथ बेनेडिक्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर पैटर्न एंड कलेक्टिव बिहेवियर, कैसे कल्चरल पैटर्न क्या होता है, कलेक्टिव बिहेवियर क्या होता है मैन का, इन सब की स्टडी रूथ बेनेडिक्ट ने की थी, जिन्होंने नेशनल कैरेक्टर की भी स्टडी की थी। लिंटन एंड गार्डिनर कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर, इन दोनों ने भी पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर की स्टडी की थी किसी एक कल्चर में। नेशनल कैरेक्टर की स्टडी हुई थी। एवरी नेशन हैज़ टिपिकल कैरेक्टर पैटर्न, हर नेशन का एक कैरेक्टर पैटर्न होता है इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे इंडिया में भी एक संस्कृति बनी हुई है, अतिथि देवो भव। तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं, माता पिता की सेवा करना, ये सब एक कैरेक्टर, नेशनल कैरेक्टर है ना हमारे। उसी तरीके से हर देश का एक नेशनल टिपिकल कैरेक्टर होता है जो कि साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, और जिसकी स्टडी हम कल्चर पर्सनालिटी स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में भी करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर वाइल सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कंसंट्रेट्स ऑन कलेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, साइकोलॉजी में इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। एक इंडिविजुअल हमारा मेन पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एक इंडिविजुअल की बिहेवियर देखती है एक सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, कि आपस में मिलजुल के ये पूरी सोसाइटी जो है ये कैसे बिहेव कर रही है, क्या इनके कॉमन सोच है, क्या कॉमन कल्चर है जिसकी वजह से इनका बिहेवियर ऐसा है। कंक्लूजन क्या कर सकते हैं? रिसेंटली इमर्जेंस ऑफ सोशल बायोलॉजी इन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी इन साइकोलॉजी ब्रॉट दिस डिसिप्लिन्स टुगेदर। ठीक है, रिसेंटली सोशल बायोलॉजी
का कॉन्सेप्ट उभरा है, सोशल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट उभरा है। इन दोनों ने ही इन दोनों डिसिप्लिन्स को काफ़ी क्लोज ला के रख दिया है। तो इस तरीके से हमारा एंथ्रोपोलॉजी का 1.2 यानी कि रिलेशनशिप्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। थैंक यू।